देखो टॉपिक का नाम है परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसमें देखो परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की अगर बात करें तो परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल, परमानेंट मैग्नेट कौन होती है, बार मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल, ये दोनों क्या है, परमानेंट मैग्नेट हैं। यानी कि परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल की अगर बात करें तो उसमें एग्जांपल क्या दे सकते हो आप, बार मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल, ये दोनों ही क्या है, ये भी क्या है, ये बार मैग्नेट यानी कि डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल यानी कि दो पोल होंगे। परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल का मतलब क्या है, दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसमें भी दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सेम इसमें भी क्या है, ये भी क्या है, दो पोल होंगे, इसमें भी नॉर्थ पोल। ये मैग्नेटिक नीडल भी क्या है, एक परमानेंट मैग्नेट है। इसका जो व्हाइट वाला ये क्या रहेगा, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ पोल। अच्छा तो भी मैं सोचूं इसका भी क्या, नॉर्थ पोल क्या इस डायरेक्शन में, साउथ इस डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट और वेस्ट। अभी जाएगा, अपने आप नहीं जाएगा, हमेशा इसको कितना भी डिस्टर्ब कर लो, जो व्हाइट वाली नीडल है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही रहेगी, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, अर्थ का खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड है, वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब इसको कितना डिस्टर्ब कर दो, इसको भी क्या होगी, नॉर्थ की तरफ ही आ जाएगी घूम के, मतलब ये थोड़ी बहुत टाइम हो गया इसलिए ऐसा हो रखा है, वरना इसकी क्या रहेगी, नॉर्थ की तरफ ही रहेगी हमेशा, इधर होगी फिर नॉर्थ डायरेक्शन। ये इतना हल्का सा टिल्ट हो रखा है तो इसका मतलब इधर नॉर्थ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इधर साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस तरीके से होगी हमेशा। जो व्हाइट वाली है वो हमेशा क्या रहेगी, नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहेगी। तो मेरे पास मैग्नेट है ना हाथ में, मेरे पास मैग्नेट नहीं है तो इसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होगी, हमेशा क्या रहेगी, ये नॉर्थ की तरफ ही रहेगी, मतलब अर्थ की जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में। तो हमेशा क्या रहेगी, अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड और वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये वाली व्हाइट वाली नीडल भी क्या रहेगी, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में, और रेड वाली क्या रहेगी, साउथ डायरेक्शन में। इसमें देखो अगर इसमें क्या होगा, नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें देखो ये नॉर्थ, इसका ये क्या होगा, साउथ, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसमें इधर फिर नॉर्थ साउथ, देखो इधर आ गया, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे ये नॉर्थ, इसकी जो व्हाइट वाली इधर है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, इसी डायरेक्शन में। अब यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, दो, एक तो इस बार मैग्नेट की वजह से और दूसरी है अर्थ की वजह से। बट ये बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा स्ट्रोंग है एज कम्पेयर टू जो अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, वीक है इस मैग्नेट के आगे, तो इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस डायरेक्शन में, चारों तरफ होगी। जितना इस बार मैग्नेट से आप दूर जाते जाओगे ना, जितना दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, उतनी ही कम होती जाएगी। और एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा कि जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, उस पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। यानी कि इस मैग्नेट, बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। उन पॉइंट्स को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो यानी कि बार मैग्नेट में क्या होंगे, बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, बार मैग्नेट नॉर्थ पोल है, क्या होगा इसमें साउथ पोल। जो मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की सरफेस पे चीजें हैं, मतलब तो उन पे हाँ, इस साइड कौन सी वाले, नॉर्थ टू साउथ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, साउथ अंदर वाला, ये बार मैग्नेट है, इसके इसमें अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ होती है। अर्थ में ऐसा नहीं होता कि इनसाइड में अलग और आउटसाइड में, जैसे बार मैग्नेट होता है इनसाइड, तो साउथ टू नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ टू साउथ, उसमें नेट होगी जो वो नॉर्थ की तरफ, बार मैग्नेट है, इसमें आउटसाइड क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से होगी। और अंदर ही अंदर साउथ टू नॉर्थ, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। ऐसे क्यों बनती है, तो इसमें भी तो यही है, अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ की तरफ, तो डायरेक्शन जो होगी यहाँ पे हर डायरेक्शन पे अलग अलग होगी। एक बार अर्थ का बनाना है, 3D में कैसे बनाऊँ, मैं आपको बाद में समझा दूँ, दिखा दूंगी पिक्चर इसकी। तो इसमें देखो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है,
हर जगह पे क्या होगी, यहाँ पे देखोगे तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे देखोगे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे देखोगे तो इस डायरेक्शन में, हर जगह क्या है, अलग अलग है। मैग्नेटिक फील्ड लेंस का स्ट्रक्चर हमेशा बनेगा क्लोज, अर्थ के केस में भी क्लोज लूप बनता है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, क्लोज लूप बनेगा। तो इस केस में देखो यहाँ पे भी दो मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अब ये क्या इधर है, तो यानी कि इधर होगी नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे निकल के ऐसे जाएंगी, तो अर्थ का भी इधर ही होगा। जो नेट है उस केस में चारों तरफ, ये नहीं कि इसकी इधर ही निकल रही है, चारों तरफ निकल रही है, तो नेट इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है, तो उस केस में यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में ये क्या है, अगर आप कोई भी आगे हम जब EMI पढ़ेंगे, फैराडे लॉ, वहाँ पे फ्लक्स जो है बढ़ता और घटता है। फ्लक्स क्या होता है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फैराडेज लॉ के एक्सपेरिमेंट जो है उसमें इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होती है। अगर एक कोयल लोगे तो कोयल में अगर आप नीडल को आगे पीछे करोगे, मान लो आपने क्या ले, फैराडेज लॉ में क्या होता है कि एक कोयल होती है जिसमें मैग्नेट को आगे पीछे किया जाता है, तो फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक वीक मैग्नेट है, जितनी ज्यादा ये पतली होगी, जितनी ज्यादा पतली मैग्नेट होगी वो क्या होती है, वीक मैग्नेट होती है। ये क्या है, इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है, वीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा कि नॉर्थ पोल, इसमें भी सेम, ये क्या करोगे आप, जिसको कितना भी डिस्टर्ब कर लो, इससे ये पता लग जाएगा कि इसको आप टच करो, तो उस केस में नेट में ये इधर है, तो यानी कि इस केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसके साथ घूमेगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में, यानी कि इसका एक में दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक इसका बार मैग्नेट की वजह से, एक अर्थ की वजह से, तो ये क्या होगी, नेट क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। मैग्नेट किसी भी मेटल से बना हुआ मतलब ये जो मैग्नेट है, ये मेटल क्या है, ये तो मुझे अभी ध्यान नहीं है इसका क्या मेटल है। मैग्नेट जो एक प्रकार से उसकी पोल स्ट्रेंथ होती है जो दूसरे मैग्नेट्स को खींचे, मतलब ये वाले, मेटल से बन सकता है। अभी ध्यान नहीं है, अगर मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी कि किस किस मेटल की होती है। तो इसमें भी क्या होगी कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अलग अलग होगी, यानी कि यहाँ पे इसकी वजह से, यहाँ पे दो, इसकी वजह से दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक बार मैग्नेट की वजह से और एक अर्थ की वजह से। तो इस केस में दोनों की यहाँ पे क्या होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो करा तो इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग थी, इसकी और अर्थ की वजह से क्या थी, कम थी, क्योंकि अर्थ की तो दूर दूर हर जगह फैली हुई है। तो इस केस में जितना इसको दूर लेते बार मैग्नेट से जितना दूर जाते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और एक ऐसे पॉइंट जरूर आएंगे कि जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो। उन पॉइंट्स को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे और एक ये क्या है, परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल। ये क्या है, परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल। बार मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल क्या है, परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल है। और टेम्परेरी मैग्नेटिक डाइपोल हमने कल पढ़ा था, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या करंट कैरिंग क्लोज लूप को क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, लिख लो इस बात को, न्यूट्रल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट्स अराउंड द, स्पेशल पॉइंट्स अराउंड द bar magnet where net magnetic field is zero. Special point around the bar magnet where the net magnetic field zero is called neutral points. Neutral points क्या हो जाएंगे, special point around the bar magnet where net magnetic field is zero. ठीक है। एट न्यूट्रल पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ कैंसिल आउट टू ईच अदर। एट न्यूट्रल पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ कैंसिल आउट टू ईच अदर। ठीक है। एक होती है हर मैग्नेट की एक पोल स्ट्रेंथ होती है, इसमें क्या होती है, एक पोल स्ट्रेंथ होती है। बार मैग्नेट की भी क्या एक पोल स्ट्रेंथ है, जिसमें पोल स्ट्रेंथ क्या होती है कि वो मैग्नेट को यानी कि मेटल्स को की अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता, उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल की डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी, m इक्वल टू होता है m इंटू में 2l। क्या होता है, m इक्वल टू m इंटू में 2l।
ये होती है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट। एम यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल एम है, यहाँ पे डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। स्मॉल एम है यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल एम क्या है यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पे साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ होती है माइनस एम, साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है माइनस एम, और नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ होती है प्लस एम। नेट इसकी पोल स्ट्रेंथ 0 होती है। नेट अगर पूरे मैग्नेट की देखी जाए तो क्या होती है पोल स्ट्रेंथ 0। तो यहाँ पे एम है पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं पोल स्ट्रेंथ को, और एल जो है 2L जो है ये क्या है गैप बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच का गैप है 2L। ठीक है, टू एल यहाँ पे ये सेंटर होगा तो सेंटर से इधर L और इधर भी L। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोल स्ट्रेंथ क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोल स्ट्रेंथ क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ होती है इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी साउथ टू नॉर्थ। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ। जैसे हमने वहां पे भी पढ़ा था जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, तो उसमें भी जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या थी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी क्या होगी साउथ टू नॉर्थ, यानी कि -m टू +m। ठीक है, अब देखो इसमें दूसरी बात क्या आती है कि अगर जितना पतला मैग्नेटिक होगा, बार मैग्नेट होगा, उसकी पोल स्ट्रेंथ क्या होगी उतनी कम होगी, वो उतना ही वीक मैग्नेट होता है। ठीक है, उस पे भी तो उस केस में पतला एक ही मेटल का होता है, फिर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करेगा, लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, किस मटेरियल का बना हुआ है। जो पोल स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है किस मटेरियल की बनी हुई है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है और उसकी लेंथ क्या है, इन सब पे डिपेंड करती है। पोल स्ट्रेंथ लिख लो, पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ मेटल, मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल लिख लो, नेचर ऑफ मटेरियल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। से लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगी, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। नेचर क्या है किस मटेरियल की वो बनी हुई है, और दूसरा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। जितनी इस केस में देखो इन दोनों में फर्क है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, इसका क्या है ज्यादा है, तो उस केस में जैसे रेजिस्टेंस जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है या फिर उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी नहीं करती। तो इस केस में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कितनी मोटी मैग्नेट है, तो उसके आधार पे जो पोल स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है। यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ एक क्रॉस सेक्शनल एरिया और किस मेटल की वो बनी हुई है, उन दोनों बातों पे डिपेंड करेगी। इट्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। यानी कि M इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, M यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अगर टेम्परेरी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की बात आई तो ये उसका क्या हो जाएगा NI है, और अगर परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल की डायपोल मूवमेंट पूछे तो क्या आ जाएगा M इंटू में 2L। M यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है और 2L क्या है यहाँ पे गैप बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और नॉर्थ पोल साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो -m होती है, नॉर्थ पोल की क्या होती है +m होती है, और पोल स्ट्रेंथ की डायरेक्शन क्या होती है साउथ टू नॉर्थ, -m टू +m। ठीक है, अब इसमें अगर ये बार मैग्नेट है,
नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसमें दो बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और इसके भी साउथ पोल। अगर इसको एक अगर ऐसे कट कर दें और ऐसे कट कर दें तो उस केस में डायपोल मूवमेंट और पोल स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके हिसाब से? अगर इसको ऐसे कट कर दिया जाए और ऐसे कट कर दिया जाए तो इस केस में पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी, सेम रहेगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर पैरेलल कट कर दें, पोल स्ट्रेंथ की डायरेक्शन पोल स्ट्रेंथ के पैरेलल कट कर दिया और परपेंडिकुलर कट में क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर परपेंडिकुलर कट कर दिया है उसका परपेंडिकुलर कट अगर करा है और दूसरा पैरेलल कट करा है तो दोनों में एम, स्मॉल एम और कैपिटल एम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? दोनों सेम रहेंगे। इसमें कैपिटल एम हाफ हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल एम भी हाफ हो जाएगा। दोनों ऑफ। श्योर? सोच लो दोबारा, पक्का? अगर आप परपेंडिकुलर कट करते हो तो इसमें पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इसका? सेम रहेगा, हाफ हो जाएगा, लेंथ हाफ होगी, ये m/2 हो जाएगा और ये क्या रहेगा? सेम m ही, क्योंकि आपने अगर कट कर दिया तो ये नॉर्थ पोल है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? साउथ पोल, ये साउथ है तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। दो मैग्नेट बन जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे? यहाँ से कट कर दिया तो ये नहीं कि अकेला नॉर्थ रह जाएगा, ये नॉर्थ है तो ये क्या बन जाएगा? साउथ। अब यहाँ से कट कर दिया, साउथ है, ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ। हो ये नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा? साउथ। तो आप जितना मैग्नेट को कट करते जाओगे वो एक नई मैग्नेट बनती जाएगी। दोनों के मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मोनोपोल क्या एग्जिस्ट ही नहीं करता? मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, इस बात को नोट कर लो, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप एक मैग्नेट को परपेंडिकुलरली कट करते हो बार मैग्नेट को तो उस केस में पोल स्ट्रेंथ सेम रहती है और डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है इसमें? हाफ, क्योंकि लेंथ हाफ होगी तो डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगी आपके पास? हाफ हो जाएगी। मतलब कि अकेला नॉर्थ पोल अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता। आपने कट कर दिया तो उस केस में ये जो है ये नहीं है कि मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट है, इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, आपने बीच में से कट कर दिया तो ये दो मैग्नेट बन जाएंगे, ये नॉर्थ पोल इसका साउथ पोल, ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ और ये इसका साउथ। मोनोपोल अकेला नॉर्थ पोल, ये नहीं है कि आपने इसको यहाँ से कट करा तो ये अकेला नॉर्थ रह जाएगा, नहीं, वो क्या हो जाएगी? साउथ पोल। यहाँ पे देख लो, मान लो कि ये क्या थी दोनों, ये दोनों एक ही थी, ठीक है। अब ये नहीं है कि इसका अकेला एक, ये पहले ऐसे थी ऐसे थी, ठीक है। तो उस केस में अब देखो, अगर इससे प्रूव भी हो रहा है कि इस केस में ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ, ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ। अब देखो ऐसे करो, ये बेल वो तो मैंने वो कर दिया था तो गिर गई, ठीक है। तो उस केस में अब ये क्या बन गई? एक नई मैग्नेट बन के जिसका एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा? इसका साउथ। इस केस में ये इसका साउथ था तो ये किसका? नॉर्थ। देखो अट्रैक्ट भी करेंगे ये, ठीक है। तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, अकेला एक पोल, यानी कि नॉर्थ अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, साउथ अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। आप कट कर दोगे तो उस केस में क्या हो जाएंगे? दोनों ही क्या होंगे? इस केस में दो पोल बन जाएंगे ऑटोमेटिक। इस केस में अगर देखें, अगर आप पैरेलल कट कर दोगे तो लेंथ इसकी क्या है? एज इट इज है, तो उस केस में इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैग्नेट डायपोल मोमेंट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, बट पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इसकी हाफ हो जाएगी। पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? हाफ। कैपिटल एम, स्मॉल एम हाफ हुआ है तो सॉरी ये हाफ हो जाएगी। इस केस में लेंथ सेम है, ये भी हाफ हो जाएगी, सॉरी m/2, दोनों ही हाफ हो जाएंगे। लेंथ सेम है बट इस केस में लेंथ अगर सेम है तो इस केस में क्या हो जाएगी? पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इसके आधी हो जाएगी। इसलिए तभी कहते हैं कि लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करती पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ जो है वो लेंथ पे डिपेंड
नहीं करती, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया और किस मटेरियल की बनी है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने कट कर दिया, ऐसे पैरेलल कट कराया, तो किस किस में पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अगर पोल स्ट्रेंथ आधी होगी तो डाइपोल मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसमें अगर आपने ऐसे कट कराया तो लेंथ जो है, लेंथ की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया वही है, तो पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट लेंथ हाफ होगी, तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ तक कुछ पूछे। अगर मान लो यहाँ पे 2 बार मैग्नेट है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे। जो ये फोर्स लगाते हैं F की वैल्यू होती है म्यू नॉट बाय में 4 पाई, इसका m1 है, इसकी पोजीशन क्या है m2, तो इनटू में m1 m2 डिवाइड बाय में r स्क्वायर, r इनके बीच का गैप। जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रखे हो मान लो, तो वो क्या होता है k q1 q2 बाय r स्क्वायर, तो यहाँ पे k की जगह क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, और q1 q2 की जगह क्या हो जाएगा m1 m2 और डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का गैप r स्क्वायर। तो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स, उस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट m1 m2 बाय में म्यू नॉट बाय में 4 पाई इंटू m1 m2 बाय में r स्क्वायर। अगर नॉर्थ और साउथ होंगे तो वो क्या लगाएंगे, एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, सेम यही हो जाएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू में m1 m2 बाय में r स्क्वायर। आप अगर अर्थ का भी बनाओगे तो सेम ही होता है, अर्थ में भी क्या होंगे 2 पोल होंगे, एक साउथ पोल और एक क्या हो जाएगा नॉर्थ पोल, तो इसमें भी ऐसे होते हैं। सेम ही होते हैं क्योंकि ये भी तो एक प्रकार से बाहर मैग्नेट ही मान लो, जो सरफेस पे चीजें हैं उन पे लगता है वो बाहर वाला इलेक्ट्रिक, अंदर जमीन के अंदर थोड़ी ना जाओगे आप, सरफेस पे ही हो। सरफेस के पास ही होगा। हम क्या है सरफेस पे है, अंदर थोड़ी ना। एक प्रकार से ये भी देखो ना, तो 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ और साउथ तो इसी तरीके से होती है इसमें भी। मतलब इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत दूर पे होता है। हाँ हर जगह, सरफेस तो इतनी सी दिखती है। हाँ हर जगह अलग अलग है, अर्थ की वजह से डायरेक्शन अलग अलग है। तो क्योंकि अब देख रहे हो आप मैग्नेट, तो यहाँ पे मैग्नेट, इस मैग्नेट की वजह से हम देख रहे थे, तो मैग्नेट की वजह से यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और अर्थ की वजह से बहुत कम होगा। तो इससे जितना दूर जाते जाओगे, इसके में भी क्या है चारों तरफ है, इसमें भी सिर्फ चारों तरफ से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसके इसमें चारों तरफ अगर निकल रही हैं तो इसके बिल्कुल यहाँ पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और अर्थ की वजह से बहुत कम होगा। तो इसके इसमें इसकी वजह से नेट जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि दोनों है, अर्थ का भी है और इसका भी है। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जिस डायरेक्शन में, यानी कि ये मैग्नेटिक नीडल अब ये इस डायरेक्शन में है, तो इसके इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस डायरेक्शन में है, और वो ज्यादा इसकी वजह से अर्थ की वजह से कम है। अर्थ इतनी बड़ी है तो उसका इलेक्ट्रिक फोर्स तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ। हर चीजों पे जैसे मास है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, 2 मासेस है। अब मासेस जो हमें पास पास आते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे, तो उस केस में उनके ऊपर भी फोर्स तो लगता ही है, Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। अब आप दोनों के बीच भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हो आप एक दूसरे को, समझ गए। तो इस केस में यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, तो दोनों है बाहर, यहाँ पे हर जगह पे ये मैग्नेट मेरे पास है, तो यहाँ पे 2 मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की वजह से भी और इस बार मैग्नेट की वजह से भी। बट यहाँ पे बार मैग्नेट के बिल्कुल नजदीक देख रहे हैं, तो ओवरऑल सबसे ज्यादा किसकी वजह से, बार मैग्नेट की वजह से, अर्थ की वजह से क्या है कम है। दूर जाते जाओगे तो दोनों है, हर जगह क्या है, यहाँ पे ये बार मैग्नेट है तो यहाँ पे इसकी वजह से भी है, जितना दूर जाते जाओगे क्या होगी, कम होती जाएगी बार मैग्नेट की वजह से। और एक कुछ एक पॉइंट ऐसे आएंगे कि जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 भी होगी, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि इधर भी है इधर भी है इधर भी है इधर है,
ओवरऑल देखी जा रही है किस डायरेक्शन में है। अर्थ की भी क्या है, ओवरऑल हर डायरेक्शन में है, बट नेट किधर होगी, नॉर्थ की तरफ। समझ में आ गया? इसमें पढ़ोगे आगे जब अर्थ मैग्नेटिक पढ़ते हैं, इसमें मैग्नेटिक इक्विपमेंट्स के बारे में, अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसके इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक साउथ पोल, सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे इतना समझ आ गया। ये क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे इतना, म्यू नॉट बाय में 4 पाई m1 m2 बाय में r स्क्वायर। नेक्स्ट ये नॉर्थ और साउथ, इसकी पोजीशन -m और इसकी क्या हो जाएगी +m। अब इस केस में जैसे हमने वहां पे भी पढ़ा था, एक्सियल लाइन पे और इक्वेटर लाइन पे, ये क्या इसकी इक्वेटर लाइन और ये क्या हो जाएगी इसकी एक्सियल लाइन। ये इक्वेटर है, ये क्या होगी इसकी एक्सियल। दो है इक्वेटर और एक्सियल, अलग कलर से। ये एक्सियल और ये क्या है इक्वेटर लाइन। अब इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वहां पे भी हम डाइपोल की वजह से वहां पे भी हम निकाल रहे थे, इक्वेटर पे भी और एक्सियल पे भी। इसमें जो पोल स्ट्रेंथ की डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ। ये लेंथ भी क्या है, एल है, ये लेंथ भी क्या है, एल। टोटल जो नॉर्थ और साउथ के बीच गैप कितना है, 2l का। एक तो आपके पास एक्सियल पे पूछता है, ये वाला जो गैप है ये क्या है, r। इक्वेटर पे पूछेगा, ये क्या है, r। वहां पे क्या था 2kp p1 p2 बाय में r क्यूब। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इक्वेटर पे b इक्वल टू म्यू नोट बाय में 4 पाई इंटू में 2 m1 m2 बाय में r क्यूब। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। जिस डायरेक्शन में पोल स्ट्रेंथ की डायरेक्शन है, एक्सियल लाइन पे क्या होती है, जिस डायरेक्शन में आपके पास डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में थी, तो सेम इस डायरेक्शन में क्या होगी, इसी एक्सियल लाइन पे सेम डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे भी अगर पूछा गया है तो ये भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, म्यू नोट बाय में 4 पाई 2 m1 m2 बाय में r क्यूब। और इक्वेटर पे अगर देखें तो वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में वैल्यू क्या होगी इसकी, म्यू नोट डिवाइड बाय में 4 पाई m1 m2 बाय में r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में म्यू नोट बाय में 4 पाई m1 m2 बाय में r स्क्वायर। याद रखिए आपको, यानी कि अगर एक्सियल लाइन पे बात करें तो पोल स्ट्रेंथ की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल, और इक्वेटर पे क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। क्या कह रहे हो, कैंसिल मतलब कैंसिल नहीं करते इस केस में, याद रखने के लिए। अगर कैंसिल कर दोगे तो कंफ्यूज होगे किस में 2 पाई था किस में 4 पाई है। इसमें 4 पाई है, इसमें फिर 2 पाई हो जाएगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे। वहां से भी याद रखते हैं क्योंकि हमें वहां से भी याद होता है कि k p1 p2 बाय में r क्यूब है, तो यहाँ 2k p1 p2 बाय में r क्यूब है। तो सेम यहाँ पे भी क्या करोगे, म्यू नोट बाय 4 पाई 2 m1 m2 बाय में r क्यूब, और ये क्या आ जाएगी आपके पास, म्यू नोट बाय 4 पाई m1 m2 बाय में r स्क्वायर। इक्वेटर पे होती है म्यू नोट बाय में 4 पाई m1 m2 बाय में r स्क्वायर, और एक्सियल पे कितनी हो जाएगी, म्यू नोट बाय 4 पाई 2 m1 m2 बाय में r क्यूब। टू kp बाय r क्यूब नहीं होता, 2kp होता बस, अकेला m1 m2 नहीं होता, 2m बाय में r क्यूब होगा। वहां पे होता है 2kp बाय में r क्यूब।
तो यहाँ पे भी होगा म्यू नोड m बाय में 4 पाई r स्क्वायर। m1 m2 नहीं होता, m1 m2 तो फोर्स में होता है। हाँ m पोल स्ट्रेंथ होगी, पॉजिटिव वाली लेते हैं हमेशा, वहाँ पे भी क्या लेते हैं, पॉजिटिव वाला ही लेते हैं, यहाँ पे भी 2m बाय में r क्यूब। m बाय में r स्क्वायर, ठीक है। म्यू नोट बाय में 4 पाई m बाय में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगी म्यू नोट बाय 4 बाय 2m बाय में r क्यूब। तो यहाँ पे अगर एक्सियल पे बात करें, एट एक्सियल लाइन पे पैरेलल होती है इसके मैग्नेटिक फील्ड के, डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और इक्वेटर पे, एट इक्वेटर लाइन क्या होती है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल। ठीक है, एम यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है, स्मॉल एम है ये, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? किसमें पी क्या होता है वहाँ पे, डायपोल मूवमेंट। हाँ ये भी वही है, डायपोल मूवमेंट ही है। यहाँ तक समझ आएगा? नेक्स्ट वो डायपोल मोमेंट था और यहाँ पे कैपिटल M है डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट के साथ नहीं करते, मतलब यहाँ पे स्मॉल m क्यों लेते हैं, कैपिटल स्मॉल नहीं है, कैपिटल ही है। कैपिटल है, हाँ कैपिटल है ये, आपने लिख तो स्मॉल की तरह रखा है। सॉरी स्मॉल नहीं है, कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल एम है ये मैग्नेट डाइपोल मूवमेंट। मैं स्मॉल थोड़ा सा ऐसे लिखती हूँ ना, ठीक है। यहाँ पे भी तो लिखा है कैपिटल एम क्या हो जाएगा यहाँ पे, डाइपोल मूवमेंट। म्यू नोट बाय में 4 पाई 2m बाय में r क्यूब, म्यू नोट बाय में m बाय में r स्क्वायर, म्यू नोट बाय में 4 पाई इंटू m बाय में r स्क्वायर। इक्वेटर पे होगी, एक्सियल पे ये दोनों क्या होती है, एंटी पैरेलल होती हैं। एक्सियल पे क्या होती है, दोनों एक ही डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में, और इक्वेटर पे क्या हो जाएंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एक्सियल लाइन कोई जनरल पॉइंट पे अगर पूछ लिया तो सेम उसी तरीके से करेंगे, कंपोनेंट्स ले लेंगे उसके डाइपोल मूवमेंट के और कंपोनेंट लेके हम निकाल लेंगे वहां पे दोनों में। अगर मान लो मैं एग्जांपल के लिए अगर दूं, इस केस में ऐसे दे दिया, तो इस डायरेक्शन में हो गया मैं डाइपोल मूवमेंट। यहाँ पे अगर पूछ लिया तो इसके क्या लोगे आप, जनरल एंगल दे दिया, मान लो ये थीटा, तो इसके कंपोनेंट ले लेंगे, ये क्या हो जाएगी m cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगी m sin थीटा। दो कंपोनेंट ले लिया आपने, तो m cos थीटा इसकी क्या होगी एक्सियल लाइन पे, तो इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, और ये क्या है इसकी इक्वेटर लाइन पे, तो इस केस में ये इधर हो जाएगी। तो दोनों क्या होंगी, दोनों का स्क्वायर कर लोगे, ये m1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगी आपके पास m2। तो m1 की वैल्यू सॉरी b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b1 और b2, b1 और ये क्या होगी b2। तो b1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, म्यू नोट बाय में 4 पाई 2m डिवाइड बाय में r क्यूब,
और B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, म्यू नोड m कोस थीटा, म्यू नोड बाय में 4 पाई टू में m साइन थीटा डिवाइड बाय में r स्क्वायर। और ये दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ठीक है, ये जनरल पॉइंट पे निकाल सकते हो इसी से। अब देखो अगर मान लो कि इस केस में ये भी, इसका डेरिवेशन भी सेम उसी तरीके से होता है जिस तरीके से यहाँ पे है। वहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देते थे, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देते थे। यहाँ पे भी क्या देखो, नॉर्थ पोल की वजह से और साउथ पोल की वजह से क्या देखते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड। सेम उसका रिजल्टेंट निकाल ले तो वहाँ से ये रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो अकेला अगर नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता होता, अकेला क्या होता, नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता, मान लो यहाँ पे क्या होता है, अकेला नॉर्थ पोल अगर एग्जिस्ट करता, ठीक है, तो इसकी वजह से r डिस्टेंस पे यहाँ पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछिए तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी वह क्या होती है, पोजिशन क्या होती है, प्लस m होती है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होती है, अवे द चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे होती है। तो इस केस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है इसमें म्यू नोड बाय में 4 पाई m डिवाइड बाय में r स्क्वायर। ठीक है, m यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है। अब हाँ, अगर होता तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती। अगर अकेला नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखें r डिस्टेंस पे तो वो इतनी होती है म्यू नोट बाय 4 पाई m डिवाइड बाय में r स्क्वायर। m यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है इसकी। जब हम यहाँ पे ये देखते थे कि एक प्लस चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, इस डायरेक्शन में होगी k क्यू बाय में क्या होती है r स्क्वायर। तो k को रिप्लेस कर दो म्यू नोट बाय 4 पाई, q को रिप्लेस कर दो स्मॉल m से और r स्क्वायर। ठीक है, नहीं करता, बट उस केस में जब वो डेरिवेशन होता है तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखी जाती है। हाँ हाँ, जिस तरीके से वहां देखते थे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पीछे वाला ये वाला डेरिवेशन जब होता है ये, तो उस केस में इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। अकेले अगर नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें तो वो इतनी होती है। अगर यहाँ पे अकेला साउथ पोल अगर ले लें, क्या वो साउथ पोल, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया r डिस्टेंस पे, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स द साउथ पोल। और कितनी होगी म्यू नोड डिवाइड बाय में 4 पाई इंटू में m बाय में r स्क्वायर, इतनी होगी। समझ में आ गया इतना? श्योर? कुछ पूछना है तक? ये अकेले नॉर्थ पोल की वजह से अगर पूछ लिया और साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड r डिस्टेंस पे अगर पूछा तो कितना हो जाएगा, म्यू नोट बाय में 4 पाई m बाय में r स्क्वायर। माइनस साइन नहीं आता, डायरेक्शन ही क्या हो जाएंगे दोनों के अपोजिट। माइनस साइन वहां पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इसकी प्लस होती है इसकी माइनस होती है पोल स्ट्रेंथ, तो इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, सॉरी साउथ है तो माइनस है। यहाँ तक समझ आ गया? एनी डाउट? श्योर? अब देखो नेक्स्ट बात, अगर मान लो हमने वहां पे पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो E की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे अगर प्लस चार्ज रख दिया तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, QE के इक्वल लगेगा, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में लगता है। अगर माइनस चार्ज रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स जो लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी वैल्यू क्या होगी, QE के इक्वल ही होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो सेम यहाँ पे अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर नॉर्थ पोल होगा तो इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या होती है प्लस m, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में mb के इक्वल। कितना लगेगा, mb के इक्वल। m यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ, b मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर साउथ पोल होगा तो उस केस में इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या होती है माइनस m, तो इसके ऊपर फोर्स जो लगता है वो क्या लग जाएगा, mb के इक्वल ही लगता है, बट अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। यहाँ तक कोई डाउट? दोनों में सेम ही मतलब है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, तो सेम अगर मैग्नेटिक फील्ड में आपने पोल्स रख दिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो उस केस में इसके ऊपर भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है,
एम बी के इक्वल। ये सारी की क्लास है। और अगर यूनिट देखोगे आप मैग्नेटिक डाइपोल की, तो कल की क्लास में पढ़ा था एम इक्वल टू क्या होता है, एन आई ए। तो यहाँ पे एम की क्या हो जाएगी यूनिट, एन क्या है नंबर ऑफ टन्स है, तो यहाँ पे आई की क्या होती है एम्पियर, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो इसकी क्या हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। और अगर पोल स्ट्रेंथ की आपने निकालनी है तो एम इक्वल टू क्या होता है एम इंटू में 2L, तो यहाँ पे एम की क्या हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, स्मॉल एम इंटू में 2L यानी कि मीटर। तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ की क्या हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय में मीटर, तो मीटर से कैंसिल, तो एम्पियर मीटर। ये आती है आपके पास पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है एम्पियर मीटर, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक यहाँ से दूसरी यूनिट एक और भी निकल के आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे क्या कह रहे हो, देखो m इक्वल टू एन आई होता है, तो I की क्या हो जाएगी एम्पियर, A की क्या होती है मीटर स्क्वायर, एरिया होता है यहाँ पे, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट हो जाएगी डाइपोल मोमेंट की। यहाँ पे m इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू में 2L, तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट कितना है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओहो, अब समझ आ गया। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा m इंटू 2L होता है, तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी एम्पियर मीटर, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी एम्पियर मीटर। यहाँ पे एक दूसरी यूनिट और भी निकल के आ जाएगी डाइपोल मोमेंट की, देखो F इक्वल टू क्या है, यहाँ पे F इक्वल टू क्या है mb, तो यहाँ पे फोर्स की क्या होती है न्यूटन, और मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है टेस्ला, तो m की क्या हो जाएगी N/T न्यूटन पर टेस्ला। और यहाँ से दूसरी यूनिट इसमें पुट कर दो, m इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू में 2L, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की एक और यूनिट हो जाएगी m की क्या है न्यूटन पर टेस्ला, और ये क्या हो जाएगी मीटर, न्यूटन मीटर पर टेस्ला। और न्यूटन टेस्ला किसकी हो जाएगी न्यूटन पर टेस्ला पोल स्ट्रेंथ की एम्पियर मीटर भी होती है, और न्यूटन मीटर पर टेस्ला किसकी हो जाएगी डाइपोल मोमेंट की। समझ में आ गया, ये डाइपोल मोमेंट की है, ये भी किसकी है डाइपोल मोमेंट की, ये किसकी है पोल स्ट्रेंथ की, और ये भी किसकी है पोल स्ट्रेंथ की। समझ में आया यहाँ तक, श्योर। इसमें नेक्स्ट देखो, अब अगर मान लो कि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक परमानेंट बार मैग्नेट रख दिया, क्या रख दिया बार मैग्नेट, इस पे होंगे दो पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसकी प्लस m और इसकी क्या हो जाएगी माइनस m, तो मैग्नेटिक इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल क्या है थीटा, तो इसमें क्या होगा टॉर्क लगेगा इसके ऊपर। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने एक बार मैग्नेट रख दिया तो उसके ऊपर क्या लगेगा किसी जनरल एंगल थीटा पे, तो उसके ऊपर क्या लगेगा टॉर्क लगेगा, वो कितना लगेगा। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट रख दिया एट जनरल एंगल थीटा, तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा m क्रॉस b, सेम जो टेम्परेरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में लग रहा था सेम इसमें भी लगेगा कि टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा m क्रॉस b, टॉर्क इक्वल टू क्या होगा m क्रॉस b, m क्रॉस b यानी कि mb साइन थीटा, इतना टॉर्क लगेगा। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चाहे बार मैग्नेट रख दो, चाहे करंट कैरिंग सर्कुलर रूप रख दो, या मैग्नेटिक नीडल रख दो, तो उस केस में उसके ऊपर जनरल एंगल थीटा पे तो टॉर्क कितना लगेगा m क्रॉस b। ठीक है, एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी इसमें, कितनी होगी माइनस m डॉट b होगी। अगर हम किसको रेफरेंस माने, इन्फिनिटी को अगर रेफरेंस माने, तो एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी माइनस m डॉट b, टेकिंग इन्फिनिटी एज रेफरेंस, सॉरी टेकिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम एज रेफरेंस।
और एनर्जी स्टोर होगी अगर हम इन्फिनिटी को रेफरेंस माने तो एम बी इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। ये क्या है, इन टेकिंग इन्फिनिटी एज रेफरेंस। ठीक है, सेम जो कल की क्लास में पढ़ा था सेम वही है। नहीं, ये इन्फिनिटी एज रेफरेंस सही लिख रही थी मैं, उल्टा कराया आपने। टेकिंग इन्फिनिटी एज रेफरेंस और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम एज रेफरेंस। तो आपने बोले ना उल्टा होगा, अब सही है। माइनस एम डॉट भी होता है इन्फिनिटी को रेफरेंस लेके, पहले मैं यही तो लिख रही थी, कल मैंने ये लिखा है। कल मैंने गलत में लिखा दिया, इन्फिनिटी को रेफरेंस लेके है, एम माइनस एम डॉट बी है, कल वाला सही कर लो। अब इन्फिनिटी को रेफरेंस लेके माइनस एम डॉट बी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम को अगर रेफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, एम बी इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि पहले क्या रखा होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा, स्टेबल इक्विलिब्रियम से आपने थीटा एंगल घुमा दिया तो जो एनर्जी स्टोर होगी तो क्या होगी, कितनी होगी, वो एम बी इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। और इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, इन्फिनिटी से स्टेबल इक्विलिब्रियम तक लेके आने में और उसको थीटा एंगल घुमाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, वो कितना हो जाएगा, माइनस एम डॉट बी। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? श्योर।